एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन को इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एंड कर रहे होंगे। सभी के सभी एनसीईआरटी का लाइन, हर एक लाइन आप चेक कर लेना। एक भी एनसीईआरटी का लाइन, एक वर्ड ऐसा नहीं होगा जो मैंने इस नोट्स में कवर नहीं किया है, इस लेक्चर में कवर नहीं किया है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनिमल क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो एनिमल NH3 दैट इज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट, सल्फेट आयन, ठीक है। इस तरीके के आयंस और प्रोडक्ट आपके एनिमल प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी या एक्सिस इंजेक्शन, इन दोनों के थ्रू, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें तो इसमें हमें अमोनिया दैट इज NH3, यूरिया NH2, CO NH2 ये इसका स्ट्रक्चर होता है, एंड यूरिक एसिड, ये सभी पढ़ना है। देखो अमोनिया के एक्सक्रीशन को हम लोग एमोनोटेलिज्म बोलते हैं, है ना। यूरिया के एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिज्म एंड यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। जो अमोनिया है ये मोस्ट टॉक्सिक होता है एंड रेडली सोल्यूबल होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये। इसी वजह से हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है इसको रिमूव करने के लिए, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल। एंड जो अमोनिया है ये जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस या गिल्स, ठीक है। एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस या गिल्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, ठीक है। ये अमोनियम आयन के थ्रू एक्सक्रीट होता है। कैसे? डिफ्यूजन के थ्रू। एंड और क्या, किडनी का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता इसके रिमूवल में। किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल इन इट्स रिमूवल, ठीक है। देखो फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन रिक्वायर्ड दैट प्रोड्यूस लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब अमोनिया में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इसमें रिक्वायर हो रहा है इसके रिमूवल के लिए। इसीलिए हमें टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन करना पड़ेगा ताकि हम लोग वाटर का कंजर्वेशन कर सकें, जिसके कारण से हमें लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, जो कि होता है यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड तो लीस्ट टॉक्सिक होता है। नाउ बात कर लिया अमोनोटेलिक एनिमल्स की। ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं? वे हो जाएंगे आपके एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वाटिक एम्फीबियंस, है ना, बोनी फिशेस, इसको बोल सकते हैं हम लोग फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। एक्वाटिक इंसेक्ट, एक्वाटिक एम्फीबियंस, बोनी फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस, ये सभी आपके अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं। नाउ यूरिया की बात करें तो यूरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है, NH2 CO NH2, ठीक है। NH2 CO NH2 ये होता है आपका यूरिया का स्ट्रक्चर, है ना। इसके एक्सक्रीशन को हम लोग यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ये आपका लेस टॉक्सिक होता है। जो अमोनिया था ये मोस्ट टॉक्सिक था, इससे यूरिया थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है, लेस सोल्यूबल होता है। एंड इसके रिमूवल के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है, रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल। देखो जो अमोनिया है ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, एंड लिवर में जाकर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अमोनिया कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लिवर, ठीक है। और फिर जो ये यूरिया है ये रिलीज हो जाता है ब्लड में, है ना। यूरिया रिलीज हो जाता है ब्लड में, जो कि फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड बाय किडनी। जो ये ब्लड है इसका फिल्ट्रेशन एंड जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन आपका किडनी के थ्रू होता है, चीज को याद रखना। एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। पूरा का पूरा यूरिया आपका एक्सक्रीट नहीं हो जाता है, कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट या सम अमाउंट ऑफ यूरिया आपके यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में रहता ही रहता है। क्यों रहता है? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ये यूरियोटेलिक एनिमल्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हम लोग ह्यूमंस, जो कि आ जाएंगे मैमल्स में ऑब्वियसली, एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, है ना। इसमें क्या था? इसमें था आपका एक्वाटिक एम्फीबियंस, आपका यूरियोटेलिक में हो जाएगा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस, ठीक है। मैमल्स तो आपको याद ही रहेगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस याद कर लेना। नाउ यूरिक एसिड की बात करें तो जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म, को आ जाता है यहाँ पे। ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है और सबसे कम सोल्यूबल होता है, लीस्ट सोल्यूबल एंड लीस्ट टॉक्सिक, एंड रिक्वायर्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल। इसके रिमूवल के लिए सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है। एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट और पैलेट, इसका एक्सक्रीशन जो है ये पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में हो रहा होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल कॉज गॉट या गोल्टी अर्थराइसिस, ठीक है। जो एक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड का, यूरिक एसिड क्रिस्टल का, उसको हम लोग गॉट बोलते हैं। ये एक डिजीज होता है। यूरिकोटेलिक एनिमल्स की बात करें तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, ये जिसको हम लोग सिर्फ इंसेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखना रेप्टाइल्स ऑब्वियसली, बर्ड्स तो वही आपके पेस्ट और पैलेट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, हमें पता ही है। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, लैंड में रहने वाले स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स एंड आपके इंसेक्ट, ये नॉर्मल इंसेक्ट बोल दीजिए, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो याद रखना एक्वाटिक इंसेक्ट जो हो जाएगा ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट आपका यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, ठीक है। एंड एक्वाटिक एम्फीबिया जो आपका है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, ए फॉर एक्वाटिक, ए फॉर अमोनिया। एंड आपका टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन जो है वो यूरिया एक्सक्रीट कर रहा होता है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस क्या हो जाएगा, आपका फ्रॉग हो गया, वो आपका यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नाइट्रोजनस वेस्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो देखो जो हायर वर्टिब्रेट्स है ना, हायर वर्टिब्रेट जैसे हम लोग हो गए, इनमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है किडनी। जो इनवर्टिब्रेट्स है जैसे आपके प्लेटीहेलमिन्थेस, अर्थवर्म, इंसेक्ट, है ना, कस्क्यूटियंस,
तो इनमें अलग अलग होता है। तो जैसे आपका प्लेटीहेलमिन्थेस हो गया, प्लेटीहेलमिन्थेस में जैसे आपका प्लेनेरिया आ गया, रोटिफर्स हो गया, कुछ एनालिड्स हो गए, यहाँ तक ना सम एनालिड्स हो गए, एंड सिफेलोकोडेट फॉर एग्जांपल एम्फिक्सियस है ना, सिफेलोकोडेट्स लाइक एम्फिक्सियस। इन सब में आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, या जिसको हम लोग फ्लेम सेल्स बोल सकते हैं, है ना। अर्थवॉर्म और अदर एनालिड्स, देखो सम एनालिड्स तो आपके इसमें आ गए जिसका आपका प्रोटोनेफ्रीडिया हो जाएगा, और अर्थवॉर्म और अदर एनालिड्स का आपका हो जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया। इंसेक्ट जैसे कि आपका कॉकरोच हो गया, इनमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है माल्पीजियन टिब्यूल, है ना। और जो ये आपका प्रोटोनेफ्रीडिया है जिसको फ्लेम सेल्स बोल सकते हैं, ये नेफ्रीडिया एंड माल्पीजियन टिब्यूल्स, तीनों का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। देखो तीनों का काम आपका एक्सक्रीशन तो होता ही है, एक्सक्रीशन तो करवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाते हैं, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन दैट मीन्स आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन, ये सब भी ये कराते हैं। एंड जैसे कस्क्यूटल्स लाइक पॉन्स हो गया, इनका आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एंटिनल या ग्रीन ग्लैंड, ठीक है, एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड। वापस बता देता हूँ, आपका इन्वर्टिब्रेट्स में फॉर एग्जांपल प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स एंड सिफेलोकोडेट्स लाइक एम्फिक्सियस, इनमें आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया, या जिसको हम लोग फ्लेम सेल्स बोलते हैं। अर्थवर्म और अदर एनालिड्स में आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच में आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है माल्पीजियन टिब्यूल। क्रस्क्यूटेंस लाइक प्रॉन्स में आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एंटेरन या ग्रीन ग्लैंड, है ना। प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया, माल्पीजियन टिब्यूल्स का फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन के साथ भी, एक्सक्रीशन तो होता ही है, ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, दैट मींस आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन। चलिए ये हो गया। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये कुछ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आपका 2 किडनी है ना। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। किडनी में कुछ रीजन्स होते हैं जैसे पेल्विस रीजन, मेडुला रीजन, कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन आउटर किडनी को बोलते हैं, मेडुला रीजन इनर पार्ट ऑफ किडनी को बोलते हैं, एंड पेल्विस इसके बीच में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका आता है किडनी से बाहर जो यूरिन निकलेगा वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, देन उसके बाद यूरेथ्रा में चला जाएगा। चलिए बात करें यदि किडनी की, तो किडनी के लेयर्स की बात करें तो देखो आउटर पार्ट जो होता है किडनी का वो टफ कैप्सूल होता है ना, टफ कैप्सूल होता है, और इनर पार्ट में आपका आउटर जोन और इनर जोन आ जाता है। आउटर जोन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स और इनर जोन को बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। तो लेयर ऑफ किडनी में आउटर पार्ट को हम लोग टफ कैप्सूल बोलते हैं, इनर पार्ट के आउटर जोन को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट के इनर जोन को मेड्यूला बोलते हैं, है ना। किडनी जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, बीन शेप होता है ना, बीन शेप होता है, एंड प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इसका पोजीशन, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, है ना। लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में किडनी प्रेजेंट होता है, एंड ये क्लोज्ड टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमेन कैविटी, डोर्सल इनर वॉल के क्लोज होगा ऑफ एब्डोमेन कैविटी में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। किडनी की यदि साइज की बात करें तो यार देखो किडनी का जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, जो किडनी का विड्थ है वो आपका 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, और जो ये हाइट हो गया ये जिसको थिकनेस बोल सकते हैं ये आपका 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपका लेंथ हो गया 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस या हाइट हो गया 2 से 3 सेंटीमीटर। और वेट ऑफ किडनी की बात करें तो ये 120 से लेकर 170 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है, 120 टू 170 ग्राम। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका राइट किडनी होता है वो लोअर होता है लेफ्ट किडनी से, यानी कि जो आपका ये लेफ्ट किडनी है ये थोड़ा ऊपर होगा और राइट किडनी थोड़ा नीचे होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, किडनी का पोजीशन है। नाउ किडनी का यदि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, यानी अगर बीच से किडनी को काट दें तो किडनी में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका रीनल कॉलम, कॉर्टेक्स तो मिलेगा ही, मेडुलरी पिरामिड्स, कैलिक्स, रीनल पेल्विस, इस तरह की है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका रीनल कॉलम को, कि रीनल कॉलम क्या होता है। तो देखो ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये आपका कॉर्टेक्स है, और ये जो आप देख रहे हो पिरामिड्स लाइक, ये आपका मेडुलरी पिरामिड्स है, इसको मेडुला बोल सकते हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स है, ये जो बीच में अंदर घुस रहा है इस मेडुला के, ठीक है, इस कॉलम को ही हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम, या इसको बोल सकते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। रीनल कॉलम बोल दीजिए, कॉलम ऑफ बर्टनी एक ही बात होता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड कर रहा है इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, इसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टनी। मेडुलरी पिरामिड्स क्या होता है, ये डिवीजन ऑफ मेडुला इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, मेडुला का डिवीजन हो रहा होता है, ये मेडुला रीजन है, इसका डिवीजन हो रहा होता है ये देखो फ्यू कोनिकल मासेस में, जो पिरामिड का शेप का होता है। अब देखो मेडुला से आगे आ जाता है एक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है, ये प्रोजेक्शन ऑफ रीनल पेल्विस होता है ना। रीनल पेल्विस को भी हम लोग पहले देख लेते हैं। तो रीनल पेल्विस आपका इस ये जो बड़ा वाला रीजन देख रहे हो, इस रीजन को बोलते हैं आपका रीनल पेल्विस, है ना। तो रीनल पेल्विस एक बोर्ड फनल शेप स्पेस है, ये आपका देखो बोर्ड फनल शेप स्पेस है, और इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर होता है। हाइलम क्या होता है हम लोग समझेंगे, इट्स प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिक्स, इसके प्रोजेक्शन को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी का जो प्रोजेक्शन जा रहा है ये आपका रीनल पेल्विस है, इसी का जो आपका ये प्रोजेक्शन जा रहा है इसको हम लोग कैलिक्स बोल रहे होते हैं, है ना। बात करें थी हाइलम की, तो हाइलम आपका एक नॉच होता है जहाँ से आपका, है ना, यूरेटर, ब्लड वेसल्स ये सब पास हो रहा होता है।
तो देखो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस, याद रखना ये कॉनकेव बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कंफ्यूज मत हो जाना। टुवार्ड द सेंटर इनर कॉनकेव सरफेस, ठीक है, इनर कॉनकेव सरफेस, जैसे ये जो है ना, ये इनर कॉनकेव सरफेस पे ये आपका हाइलम प्रेजेंट होता है ना, टुवार्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉनकेव सरफेस। और यहाँ से आपका यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व सेंटर हो रहा होता है। ये देखो ये आपका यूरेटर है, ये आपका ब्लड वेसल्स है और कुछ नर्व्स यहाँ से आपका हाइलम से एंटर हो रहा होता है ना, इस चीज़ को याद रखना। और पहले भी तो जैसा मैंने आपको बताया दिया, ये एक बोर्ड फनल शेप स्पेस है, इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर होता है ये वाला रीजन में, एंड इट्स प्रोजेक्शन का, इसके प्रोजेक्शन को हम लोग कैलिक्स बोल रहे होते हैं। ये था हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। अब हम लोग नेफ्रॉन को देख लेते हैं। नेफ्रॉन जो है वो ऑब्वियसली फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को बोलते हैं, और ईच किडनी में अप्रोक्स आपका 1 मिलियन नेफ्रॉन हो सकता है एक किडनी में, ठीक है। तो एक आदमी के पास 2 किडनी होते हैं, तो 2 में ऑलमोस्ट 2 मिलियन नेफ्रॉन के आसपास एक पर्सन में हो सकता है। चलिए मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल की बात करें तो ये होता है आपका बोमेंस कैप्सूल अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस, है ना, बोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस का ही कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग साथ में मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल बोल सकते हैं। ये कभी कभी हम लोग इसे मालपीजियन कॉर्पस्कल भी बोल देते हैं। याद रखना मालपीजियन टिब्यूल जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन था कॉकरोच में, यहाँ पे ये मालपीजियन बॉडी है, ठीक है। ये आपका बोमेंस कैप्सूल अलॉन्ग विद ग्लोमेरुलस को हम लोग बोलते हैं, है ना, इसे हम लोग रीनल कॉर्पस्कल भी बोल सकते हैं। तो नेफ्रॉन में ये होता है मालपीजियन बॉडी एंड कुछ टिब्यूलर पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग रीनल टिब्यूल्स भी बोल देते हैं, जिसमें आपका बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, एंड लूप ऑफ हेन्ने एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका ट्यूबुलर पार्ट हो जाते हैं। एंड इसके अराउंड ही आपका जो ब्लड वेसल्स है वो सराउंड कर रहा होता है। एंड जो ये ग्लोमेरुलस है इस ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी को बोलते हैं। तो देखो ये है आपका कंप्लीट मालपीजियन बॉडी, ठीक है, ये है मालपीजियन बॉडी, जिसमें ये जो आप बाहर वाला पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, एंड ये जो कैपिलरी का टफ्ट देखा जा रहा है ये होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बीच में जो ये स्पेस आ गया इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मिडिल में आएगा। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ये आपका एंडोथीलियम से बना होता है, इस चीज को याद रखना, है ना। और ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एंड फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्ट्रियोल, है ना। एफरेंट आर्ट्रियोल ऑब्वियसली रीनल आर्टरी जो आ रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ से। एंड जो ये ग्लोमेरुलस है ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्यूबुलर पार्ट में आपका ग्लोमेरुलस नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स है ना। याद रखना जो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो इसमें एंटर कर रहा होता है ना, जो आपका ये बोमेंस कैप्सूल में आपके मालपीजियन बॉडी में ग्लोमेरुलस बनाने के लिए एंटर कर रहा होता है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट मतलब आएगा और इफरेंट मतलब एग्जिट करेगा, ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट करेगा, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आएगा, ठीक है। ये आपका इसमें ब्लड लेकर आता है और इफरेंट जो है वो ब्लड लेकर जाता है, ठीक है। और जो भी इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इधर फिल्टर हो रहा होगा, एंड यदि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज चल गया तो आगे फिर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे देखना है। और जो ये एफरेंट आर्टरी हो रही है ऑब्वियसली रीनल आर्टरी हो रहा होगा, है ना, रीनल आर्टरी से यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है। तो जो लेकर आएगा उसको बोलेंगे एफरेंट आर्टरियोल और जो इसको ले जाएगा उसको बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए बोमेंस कैप्सूल की बात करें तो बोमेंस कैप्सूल एक डबल वॉल्ड कपलाई की स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल वॉल्ड कपलाई की स्ट्रक्चर, जिसका आउटर पार्ट जो होता है उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम लगा रहता है, ठीक है, और इनर पार्ट में आपका पोडोसाइट सेल लगा रहता है। पोडोसाइट सेल जो है वो अरेंज्ड होता है इंट्रिकेट मैनर में, ठीक है, पोडोसाइट सेल अरेंज्ड इन इंट्रिकेट मैनर, एंड इसमें आपका माइन्यूट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिससे हम लोग बोल सकते हैं माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एंड यही आपका फिल्ट्रेशन स्लिट या इसको स्लिट पोर्स बोल सकते हैं, जिससे आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पास हो रहा होगा, ठीक है। जो आपका पोडोसाइट सेल है वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होगा, इसमें आपके माइन्यूट स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, माइन्यूट स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, एंड इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था आपका मालपीजियन बॉडी में, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। दो चीज़ याद रख लेना, जैसे कि आपका ये बोमेंस कैप्सूल है इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, एंड जो ग्लोमेरुलस है इसमें एंडोथेलियम से ही बना होता है। चलिए नेफ्रॉन एंड ब्लड वेसल्स की बात कर लें तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो एफरेंट आर्टरियोल है ये रीनल आर्टरी से बना होता है, रीनल आर्टरी इसमें आ रहा होता है, एंड जो आपका ग्लोमेरुलस है अलॉन्ग विथ बोमेंस कैप्सूल इसको हम लोग मालपीजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल बोलते हैं, है ना। अभी जो हम लोग यूरिन के पासेज को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी आगे देख लेते हैं। देखो जो एफरेंट आर्टरियोल है ये फॉर्म करता है अ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी अराउंड रीनल टिब्यूल्स, ये सभी आपके रीनल टिब्यूल्स है, और ये एफरेंट आर्टरियोल जो है यही आपका फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी फॉर्म कर रहा है अराउंड रीनल टिब्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये जितना भी आप लोग देख रहे हो रेड रेड कैपिलरी, इसको हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और याद रखना इसमें दो रीजन्स होते हैं आपके नेफ्रॉन में, एक आपका होता है कोर्टेक्स वाला रीजन और दूसरा आपका होता है मेडुला वाला रीजन, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें आपका पीसीटी, डीसीटी, है ना, मालपीजियन बॉडी ये सब आ रहा है, ये आपका कोर्टेक्स वाला रीजन होता है, और नीचे वाला पार्ट जिसमें आपका लूप ऑफ हेनले डीप डाउन कर रहा है
वो होता है आपका मेडुला वाला रीजन। तो देयरफॉर यहाँ पे दो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के भी रीजन आ जाएंगे। जैसे ऊपर वाला रीजन में जो ट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि काफी रिड्यूस होता है। यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी काफी कम होता है, ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। बट नीचे वाला जो रीजन है मेडुला, इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ पे बहुत अच्छा डेंस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट होता है ना। और देखो हेनली लूप के अराउंड, लूप ऑफ हेनली के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसको हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। ठीक है, देखो वासा रेक्टा यू शेप का होता है और लूप ऑफ हेनली, ये आपका लूप ऑफ हेनली है, ये हेयर पिन शेप का होता है। एच फॉर हेनली, एच फॉर हेयर पिन, इस चीज को याद रखना। एंड वी के आसपास आता है यू, तो देयरफॉर वासा रेक्टा हो जाएगा यू शेप का और लूप ऑफ हेनली हो जाएगा हेयर पिन शेप का, है ना। वासा रेक्टा यू शेप का होता है। एंड ये क्या होता है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही है, नेटवर्क ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराउंड हेनलीज लूप। ठीक है, हेनलीज लूप के अराउंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को ही हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। एंड जो ये वासा रेक्टा है ये एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, है ना। एक्चुअली जो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है, दो तरीके के नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, जो कि अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है वो देखो इस तरीके का बहुत छोटा होता है, जिसका जो ये हेलियस लूप है ये मेडुला में बहुत कम जा रहा होता है। एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन थोड़ा एकदम बड़ा होता है, जो आपका मेडुलरी रीजन में बहुत अंदर तक जा रहा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, जो ये वासा रेक्टा है ये एब्सेंट या हाईली रिड्यूस होता है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको ये बता दिया, कॉर्टेक्स रीजन में आपके मालपिजियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी आएंगे, एंड मेडुलरी रीजन में आपका हेलियस लूप डीप डाउन कर रहा होगा। चलिए यूरिन के पासेज को देखें तो सबसे पहले ये मालपिजियन बॉडी में जाएगा आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, है ना। एक्चुअली जो ब्लड है वो आपका रीनल आर्टरी से आएगा, ग्लोमेरुलस से, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फिल्टर होकर अंदर जाएंगे पीसीटी में। ठीक है, और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, इंपॉर्टेंट आपके मटेरियल्स होंगे, वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन ब्लड वेसल्स में। तो मालपिजियन बॉडी में पहले गया, उसके बाद पीसीटी में जाएगा, फिर ये देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में जाएगा, फिर आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में जाएगा, है ना। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप में जाने के बाद आपका फिर देखो डीसीटी में चला जाएगा, डीसीटी में जाने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर कैलिक्स में जाएगा। यहाँ पे देखो हमने देखा था ये कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के बाद ऑब्वियसली रीनल पेल्विस याद आएगा। ठीक है, कैलिक्स के बाद वो रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे देखो यूरेटर में चला जाएगा, है ना। रीनल पेल्विस के बाद इस यूरेटर में जाने के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। रीनल पेल्विस के बाद यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। वापस एक बार समझ लेते हैं, सबसे पहले मालपिजियन बॉडी, देन पीसीटी, देन डिसेंडिंग हेनली लूप, असेंडिंग हेनली लूप, डीसीटी, देन कलेक्टिंग डक्ट, देन कैलिक्स, देन रीनल पेल्विस, फिर यूरेथ्रा, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ये होता है आपका यूरिन का पासेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सभी चीज़ नेफ्रॉन्स एंड ब्लड वेसल्स का जो भी था यहाँ पे वो आप लोग समझ ही होंगे। चलिए बात करें थे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, तो दो तरीके के नेफ्रॉन है, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है ये मेजॉरिटी पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे बॉडी में नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। एंड इसका जो लूप ऑफ हेनली है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पे देखो इसका जो लूप ऑफ हेनली है वो शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू मेडुला, और ये मेडुला में बहुत कम तक जाते हैं। और इसी में ही कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ही जो आपका ये वासा रेक्टा है ये एब्सेंट होता है और हाईली रिड्यूस होता है। ठीक है, इसी में बहुत हाईली रिड्यूस होता है। बाकी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो आपका माइनॉरिटी में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत कम होंगे, है ना। इस तरीके के नेफ्रॉन बहुत कम होते हैं। एंड ये लॉन्ग लूप ऑफ हेनली होता है, इसका देखो काफी लंबा लूप ऑफ हेनली होता है। एंड रन्स डीपर इनटू मेडुला, मेडुला में बहुत अंदर तक जा रहे होते हैं। एंड इसमें जो आपका ये वासा रेक्टा है वो काफी अच्छा होता है। ठीक है, ये था हमारा दो नेफ्रॉन, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ना यूरिन फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देखेंगे, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे, देन फिर सिक्रीशन देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 लेयर से होता है ना, मेनली 3 लेयर से होता है। दैट इज एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल्स, मिडिल बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये देखो ये आपका बोमेन्स कैप्सूल है ना, ये आपका ग्लोमेरुलर हो गया और बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। इन्हीं से आपका इसमें फिल्ट्रेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये ब्लड है ये आपका एफरेंट आर्टरियोल से यहाँ पे अंदर गया, है ना। और कितना अंदर जाता है ब्लड, ऑलमोस्ट 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट, है ना। 1 मिनट में 1100 to 1200 ऑफ ब्लड फिल्टर होता है ना। एंड दिस इज अराउंड 1/5 बोल दीजिए या 20% ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल जो है वो 1 मिनट में 5000 ml ऑफ ब्लड पंप कर सकता है। ठीक है, 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर पर मिनट, और इसी का 1/5 हो जाएगा ऑलमोस्ट 1100 to 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर बाय किडनी पर मिनट। ठीक है, ये इसमें एफरेंट आर्टरियोल्स में जा रहा होता है। एंड उसके बाद यहाँ से फिर जो निकलेगा वो होता है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, दैट इज GFR, एंड जो कि होता है आपका 125 मिलीलीटर पर मिनट, ये जिसको हम लोग 180 लीटर पर डे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जो GFR निकल रहा है वो 180 लीटर पर डे होता है। ये यही चीज़ हम लोग बोल सकते हैं 125 लीटर पर मिनट होता है हेल्दी पर्सन का। ठीक, किसी भी हेल्दी पर्सन का GFR मैं आपको बता दूं, GFR होता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट।
1 मिनट में किडनी कितना फिल्ट्रेट बना रहा है, ठीक है, कितना फिल्टर इसमें आया 1 मिनट में, इसी को हम लोग बोलते हैं GFR, है ना। जो ब्लड आया यहाँ पे उस ब्लड से कितना फिल्ट्रेट बना 1 मिनट में, दैट इज कॉल्ड GFR, जो कि होता है 180 लीटर पर डे। लेकिन क्या हम लोग इतना यूरिनेशन करते हैं 180 लीटर पर डे? ऑब्वियसली नो, क्योंकि इसका 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि हम लोग अभी रीअब्जॉर्प्शन में देखेंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन थ्रू 3 लेयर्स, कौन कौन सा? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर वेसल्स, ऑब्वियसली ग्लोमेरुलर वेसल से, देन उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन फिर एपिथेलियल ऑफ बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल के एपिथेलियल से, है ना। और ये जो ये 3 लेयर है, थ्रू दीज मेम्ब्रेन, इन्हीं मेम्ब्रेन के थ्रू ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा पासेस, जितने भी आपके ब्लड प्लाज्मा में कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पास हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स को छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा पास हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का साइज तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होता है इस वजह से। एंड देखो यार, इसमें जितना भी जाएगा उसका 99% तो एब्जॉर्ब होना ही है, क्योंकि यार ऑब्वियसली 180 लीटर पर डे तो हम लोग ऑब्वियसली एक्सक्रीट करते नहीं हैं, ठीक है। तो वही हम लोग देख लेते हैं अब रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को, ठीक है, इसको हम लोग JGA बोलते हैं। JGA क्या काम करता है? ये रेगुलेशन में काम करता है ऑफ GFR का, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को रेगुलेट करने का काम करता है। तो देखो जो JGA है ये आपका एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है, जो कि आपका DCT प्लस एफरेंट आर्टरियोल के सेलुलर मॉडिफिकेशन से बन रहा होता है। जैसे देखो ये DCT है, DCT के यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, और ये देखो एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल्स के सेल्स है, जिसको हम लोग JG सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो JG सेल्स है यही आपका यहाँ पे काम करता है ना। मेन बात क्या है कि जो आपका ये JGA है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, और ये सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ DCT एंड एफरेंट आर्टरियोल से बन रहा होता है, इस चीज़ को याद रखना। और जैसे यहाँ पे देखो, जैसे जो आपका GFR डिक्रीज होगा, जैसे ही GFR डिक्रीज होगा JG सेल एक्टिवेट हो जाएगा, जो ये JG सेल है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये रेनिन को रिलीज कर देगा। रेनिन रिलीज करने के बाद फिर वो आपका एक प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग आगे समझेंगे, डेट इज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। उससे क्या होगा कि जो आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन GFR भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये JG सेल जो है ये आपका घटा हुआ GFR को बढ़ाने का काम कर देगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना ना। अब हम लोग देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। तो देखो GFR हमने देखा कि 180 लीटर होता है पर डे, लेकिन इसका 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन रीनल टिब्यूल्स। रीनल टिब्यूल जैसे PCT, DCT ये सब में आपका रीअब्जॉर्ब हो जाएगा 99% फिल्ट्रेट, और जो इवेंचुअली बचेगा हमारे पास वो 1.5 लीटर पर डे यूरिन प्रोड्यूस, ठीक है। इतना ही हम लोग यूरिन ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 1.5 लीटर हम लोग यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं पर डे, ठीक है, क्योंकि 99% एब्जॉर्ब हो रहा होता है। देखो रीअब्जॉर्प्शन का एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जो कि हर जगह काम आएगा, तो इसमें देखो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो जैसे देखो PNG याद रखना, एक्टिव के लिए PNG यानी कि प्रोटीन्स, Na सोडियम आयन और ग्लूकोज, इनका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो प्रोटीन का ही मोनोमर होता है आपका अमीनो एसिड, तो प्रोटीन आ गया तो अमीनो एसिड भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अमीनो एसिड, सोडियम का आयन और ग्लूकोज का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और आपका बाइकार्बोनेट आयन, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, इन सबका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और सिक्रीशन हमेशा सेलेक्टिव होगा, सिक्रीशन जहाँ भी होगा वो आपका सेलेक्टिव सिक्रीशन होगा, ऑलवेज एक्टिव होगा, हमेशा एक्टिव सिक्रीशन होगा। और सिक्रीशन किन किन चीज़ों का होगा? आपका हाइड्रोजन आयन का होगा, पोटाशियम आयन का होगा, और NH3 आयन का होगा, इन सभी का आपका सिक्रीशन हो रहा होगा। और सिक्रीशन हेल्प करता है इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बैलेंस। एसिड बैलेंस आ गया तो उसी को हम लोग pH बैलेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिक्रीशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। याद रखना एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में। देखो तो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है बाय ब्लड वेसल्स, जैसे रीनल टिब्यूल्स हैं आपके PCT, DCT ये सब हो गए, और ये ब्लड वेसल्स हो गए, है ना। रीनल टिब्यूल्स के अराउंड हमने देखा था ना, ब्लड वेसल्स घूम रहा होता है, तो वही ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे। तो देखो रीअब्जॉर्प्शन होगा बाय ब्लड वेसल्स, यानी कि रीनल टिब्यूल से जो काम की चीज़ें हैं वो ब्लड वेसल्स में आपका रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, इस चीज़ को याद रखना। और सिक्रीशन होगा आपका इन रीनल टिब्यूल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स में जो एकदम फालतू चीज़ होगा वो आपका सिक्रीट हो रहा होगा रीनल टिब्यूल्स में। एंड ऑब्वियसली रीनल टिब्यूल्स में सिक्रीट होगा तभी तो ये इवेंचुअली उस सिक्रीशन को, उस गंदे चीज़ों को आपके कलेक्टिंग डक्ट में डालेगा, फिर वो चीज़ आगे जाके आपका यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा उस चीज़ का, है ना। कॉन्सेप्ट से भी समझना। रीअब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होगा? बॉडी रीअब्जॉर्प्शन काम की चीज़ों का कराएगा, और काम की चीज़ें किसको चाहिए? ब्लड को चाहिए, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन बाय ब्लड वेसल्स। और सिक्रीशन किन चीज़ों का कराएगा? फालतू चीज़ों का। फालतू चीज़ें हमें बॉडी से बाहर निकालना है तो उसको ऑब्वियसली रीनल टिब्यूल्स में डाल दो, तो वो चीज़ को बाहर लेके चला जाएगा। तो सिक्रीशन इन रीनल टिब्यूल्स हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन समझ गए होंगे। नाउ फंक्शन ऑफ रीनल टिब्यूल्स की बात करें तो जैसे इसमें PCT आ जाएगा, हेलियंस लूप आएगा, DCT और कलेक्टिंग डक्ट आ रहा होगा। तो PCT का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, है ना। ये आपका सिंपल क्यूबोडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बना होता है, याद रखना। यहाँ पे क्यूबोडल होता है, कई बार कोलुमिनार देखें यहाँ पे फंसा देते हैं। तो PCT जो है ये सिंपल क्यूबोडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड होगा, जो कि आपका इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली जो आपका ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है इसमें माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होगा,
जो कि आपका इंक्रीज कर देगा सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। देखो पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो रहा होता है, जितने भी आपके रेनल ट्यूब्यूल्स हैं सबसे ज़्यादा आपका रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो रहा होता है, ठीक है। और पीसीटी में आपका 70 to 80% आपका इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड नियरली ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड है, सब चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में ही हो रहा होगा। एंड ऑब्वियसली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का तो होगा ही। साथ ही साथ पीसीटी में आपका बाइकार्बोनेट आयन दैट इज HCO3- बाइकार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। सिक्रीशन की बात करें तो पीसीटी में आपका H+ आयन और NH3 आयन का सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा होगा। एंड इन्हीं दोनों के कारण रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड सिक्रीशन ऑफ H+ एंड NH3, इसी के कारण ये जो है ये मेंटेन करेगा पीएच एंड आयनिक बैलेंस। वो आयन है ना, इसी कारण से आयन एंड पीएच बैलेंस को ये मेंटेन कर रहा होगा। याद रखना H+ के कारण ही एसिडिक नेचर आता है और ऑब्वियसली इसके कारण ही बेसिक नेचर आएगा। तो जैसे एसिड बेस आ गया दैट इज पीएच बैलेंस, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना। काम की बात तो यही है कि जो आपका सिक्रीशन करेगा H+ का करेगा और NH3 का करेगा। एंड रीअब्जॉर्प्शन में 70 to 80% आपका कर लेता है ये पीसीटी, है ना। और कीबोर्डल इसमें ब्रश वाटर एपिथेलियम हो रहा होता है। नाउ हेनरीज लूप की बात करें, इस तरीके से हेनरीज लूप होता है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट थिन है, ये वाला पार्ट थिक है। तो हाँ, इसमें ऐसा होता है, हेनरीज लूप में ऐसा होता है, थिन ऑन थिक पार्ट भी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसका ये थिन सेगमेंट है, ये नीचे वाला पार्ट, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, है ना। ये ऑब्वियसली डिसेंडिंग लिम्ब होगा, ये असेंडिंग लिम्ब होगा, और असेंडिंग लिम्ब का जो ये नीचे वाला पार्ट है ये थिन सेगमेंट है और ऊपर वाला पार्ट है थिक सेगमेंट है ना। थिन और थिक भी होता है इसमें। तो देखो मेन काम जो यहाँ पे है, मेन काम की बात, ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनरी का, और ये असेंडिंग लिम्ब है। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल टू वाटर होता है, यानी कि इससे वाटर आ जा सकता है, वाटर निकल सकता है। और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इससे इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकलेगा, सिर्फ वाटर निकलेगा। यानी कि देखो जो वाटर यहाँ से निकल रहा है ना, तो इसके कारण से जो फिल्ट्रेट है वो डाउन होगा, फिल्ट्रेट डाउन होगा और कॉन्सेंट्रेट होगा एज वाटर पासेस आउट, है ना। जो भी यहाँ पे फिल्ट्रेट हो रहे होते हैं, इससे क्या हो रहा है कि इससे पानी निकल रहा है। अब देखो जिसमें जितना ज़्यादा पानी होता है वो उतना ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है, और जिसमें जितना कम पानी होता है वो उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इस चीज़ को तो आप समझते होगे। तो जितना इससे पानी निकल रहा है जो फिल्ट्रेट है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे जाते बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो है, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि यहाँ से जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकल रहा होगा, और इम्परमिएबल टू वाटर, यहाँ से कोई आपका पानी निकल नहीं रहा होगा। तो देयरफॉर जो आपका ये कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट है, वो मूव करेगा अपवर्ड, ऑब्वियसली असेंडिंग लिम्ब है, और गेट डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका NaCl निकल रहा है, आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट था वही तो यहाँ पे निकल गया ना यहाँ पे। तो इसी वजह से ये डाइल्यूटेड हो जाएगा एज इलेक्ट्रोलाइट पासेस आउट। इलेक्ट्रोलाइट पास कर रहा है जिसके कारण से ये डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। मेन काम की बात है यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर। देखो जो असेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली बोथ, है ना। जो ये आपका थिन सेगमेंट है, इसमें जो आपका परमेबिलिटी है वो आपका पैसिवली होता है, ठीक है। NaCl जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका पैसिवली बाहर निकल रहा होगा, और जो थिक सेगमेंट है, थिक सेगमेंट में जो आपका परमेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्टिवली हो रहा होगा, जहाँ से यानी कि जो NaCl है वो एक्टिवली बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ को याद रखना। एंड एक और चीज़, जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें एकदम मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन आपका असेंडिंग लिम्ब में ही हो रहा होता है। एंड और क्या, ये मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जो है ये हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम को मेंटेन कर रहा होता है। कैसे करेगा अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब भी मेंटेन कर रहा होता है क्योंकि ये यूरिया को ले लेता है कलेक्टिंग डक्ट से। कैसे लेता है, क्या लेता है, वो सभी हम लोग देखेंगे। आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट था कि कौन सा परमेबल है किसके लिए, कौन सा इम्परमेबल है किसके लिए, ये दोनों चीज़ को याद रख देना, है ना। चलिए नेक्स्ट है DCT। तो DCT में आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है किन दोनों चीज़ों का, एक सोडियम आयंस का और एक वाटर का, ठीक है। सोडियम आयंस एंड वाटर का यहाँ पे आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। जो सोडियम आयन है इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा बाय एंडोस्टेरोन, एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा होगा बाय ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये जिसको हम लोग बोल सकते हैं वेसोप्रेसिन, ठीक है। तो दो चीज़ है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में, एक सोडियम आयन, एक आपको वाटर, ठीक है। और ये DCT ऑल्सो रीअब्जॉर्ब कर लेता है बाइकार्बोनेट आयन को, है ना। बाइकार्बोनेट आयन को भी रीअब्जॉर्ब कर लेता है ये। और क्या, ये सिक्रीट करेगा आपका H+ आयन, K+ आयन और NH3, यानी कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और NH3 अमोनिया, इन सब का आपका ये सिक्रेशन करेगा, जिससे आपका ये मेंटेन करता है pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस, ठीक है। सोडियम पोटेशियम बैलेंस कौन आपका करता है, ये आपका सिक्रेशन के थ्रू करता है आपका DCT। नाउ कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग जो है ये आपका रीअब्जॉर्प्शन कराएगा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये आपका कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्ब कराएगा, देयरफॉर प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, है ना। वाटर का आपका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर सब कुछ खींच लिया, तो देयरफॉर जो आपका हमारे पास यूरिन बचेगा वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, है ना, जो कि काफ़ी जरूरी है। क्यों, हम अपना इंपॉर्टेंट जो फ्लूइड है वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाहर निकालें। हम तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारा जो फ्लूइड है वाटर है वो हमारा बॉडी में रहे, अच्छा रहे।
और आपका यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे, यानी कि जिसमें खराब चीज़ें निकले, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हो रहा होता है। और सिक्रीशन किसका होगा? सिक्रीशन आपका यहाँ पे H+ आयन और K+ आयन का यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा होगा, जो कि आपको ऑब्वियसली मेंटेन करेगा पीएच एंड आयोनिक बैलेंस को। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि जैसे आपका ये हेनली लूप है, हेनली लूप का जैसे आपका ये थिन सेगमेंट है ना, थिन सेगमेंट में कलेक्टिंग डक्ट से आपका यूरिया जा रहा होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो अलाउ करता है पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, कलेक्टिंग डक्ट से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पास हो रहा होता है इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ये जो आपका है ये आपका है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। मेडुलरी रीजन है यहाँ पे आपका, है ना, इनर मेडुलरी रीजन। यहाँ पे आपका यूरिया पास हो रहा होता है विच इंटर्स इनटू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि आपका अगेन से ये जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आपका कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया गया, ये यूरिया आपका थिन सेगमेंट, ये देखो थिन सेगमेंट ऑफ हेनले लूप में चला जाएगा, जिससे अगेन से ये वापस से फिर से कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, फिर से ये यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाएगा, फिर से आपका थिन सेगमेंट ऑफ हेनले लूप में चला जाएगा, है ना। और ये चीज़ चलता रहेगा। और ये चीज़ क्यों चलेगा? टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, है ना। किडनी का जो ऑस्मोलैरिटी है, जो आपका मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी है मेडुलरी इंटरस्टिशियम का, उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ चलता रहेगा, है ना। किडनी जो है वो अलाउ करेगा पैसेज फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम विच देन एंटर्स इनटू थिन सेगमेंट ऑफ हेनले लूप, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका ये देखो, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब का ये थिन सेगमेंट है और ये आपका थिक सेगमेंट है। जो यूरिया है ये कलेक्टिंग डक्ट से देखो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, देन उसके बाद ये फिर से थिन सेगमेंट में जा रहा है, देन उसके बाद फिर अगेन से ये वापस यहाँ पे आ जाएगा और ये चीज़ चलता रहेगा, है ना। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट है आपका काउंटर करेंट मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो काउंटर करेंट मैकेनिज्म जो है वो आपका मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट इन इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, है ना, जो आपका एकदम इनर मेडुलरी अंदर जो है आपका मेडुला, उसका आपका ये मेंटेन करेगा ऑस्मोलैरिटी को, ठीक है। और ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट कैसा करेगा? जैसे आपका जो कोर्टेक्स रीजन है उसका ऑस्मोलैरिटी होगा 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और इनर मेडुला का जो ऑस्मोलैरिटी होगा वो आपका होगा 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। जैसे यहाँ पे देखो कोर्टेक्स रीजन का है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और आपका इनर मेडुला का ऑस्मोलैरिटी है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। एंड याद रखना ये जो आपका डीसीटी है, डीसीटी में आपका एक जगह 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 200 कहाँ पे होगा, तो आप डीसीटी बता देना, है ना। तो मेंटेन ऑस्मोलैरिटी इन इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और कोर्टेक्स में कितना है, मेडुला में कितना है, मैंने आपको बता दिया। एंड ये क्यों कॉज होता है ये ऑस्मोलैरिटी? दैट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl और यूरिया के कारण ही कॉज होता है थ्रू स्पेशल अरेंजमेंट और प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेनले लूप और वासा रेक्टा, ठीक है। और यूरिया और NaCl के कारण कॉज होगा बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, ठीक है। ये तो ये वासा रेक्टा है और ये हेनले लूप है, ठीक है। इन दोनों के कारण ही, इनके स्पेशल अरेंजमेंट और प्रोक्सिमिटी के कारण ही ये चीज़ कॉज होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखो NaCl क्या काम करेगा, यूरिया का काम करेगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये देखो ये वासा रेक्टा है और ये आपका हेनले लूप है, ठीक है। ये आपका बीच वाला वासा रेक्टा है और ये हेनले लूप है। अब देखो हेनले लूप में क्या आ रहा होगा, ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये आपका असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। और ये आपका वासा रेक्टा है जिसमें ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब है और ये आपका असेंडिंग लिम्ब है। देखो बिल्कुल उल्टा चल रहा है ना, इसमें हेनले लूप में इस तरीके से जा रहा है और वासा रेक्टा में इस तरीके से जा रहा है ना, यानी कि बिल्कुल काउंटर कर रहा है आपस में। इसी वजह से हम लोग इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल देते हैं, है ना। यहाँ पे देखो इस तरह का काउंटर पैटर्न देखने को मिलता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलता है, काउंटर देखने को मिलता है, काउंटर करंट पैटर्न, इसलिए हम लोग इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल रहे होते हैं, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, हेनले लूप से जो आपका वाटर है वो निकलेगा और वो रीएब्जॉर्ब हो रहा होगा इसमें वासा रेक्टा में, ठीक है। वासा रेक्टा ऑब्वियसली ब्लड वेसल है, इसमें काम की चीज़ें रीएब्जॉर्ब होगी, तो हेनले लूप से वाटर निकलेगा और इसमें एब्जॉर्ब होगा, वाटर निकलेगा एब्जॉर्ब होगा। अब देखो यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप है, इससे आपका NaCl निकलेगा, NaCl निकलेगा और ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाएगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में चला जाएगा। देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से NaCl निकल रहा होता है, ऑब्वियसली NaCl के परमेबल है, ये निकलेगा और ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में घुस जाएगा, और यही NaCl फिर से आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से निकल के आपका वो मेडुलरी रीजन, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, है ना। इस चीज़ को याद रखना ताकि आपका जो ग्रेडियंट है वो आपका मेंटेन हो सके, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। तो यहाँ से NaCl इसमें गया, फिर आपका असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल गया NaCl, ताकि आपका ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो, है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। देखो यहाँ पे आपका हर जगह से NaCl निकल रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे NaCl है, NaCl ऑन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप ट्रांसपोर्टेड टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप से NaCl ट्रांसपोर्ट हो रहा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा रिटर्न NaCl टू मेडुलरी इंटरस्टिशियम, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा जो है ये NaCl को रिटर्न कर रहा है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। क्यों? ताकि जो आपका ऑस्मोलैरिटी, आपका जो ग्रेडियंट है वो मेंटेन हो सके। यूरिया क्या काम करेगा? वही चीज़ काम करेगा जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट
पासेस इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम। देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में पास हो रहा होता है, एंड देन विच एंटर्स इनटू असेंडिंग लिम्ब, है ना, थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरी लूप। यहाँ पे एक्चुअली थिन आएगा, थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरी लूप, है ना, यहाँ पे जो थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरी लूप है इसमें चला जाएगा ये आपका जो यूरिया है, ठीक है। और ये क्यों जाएगा, ताकि आपका जो ये है ऑस्मोलैरिटी इसको मेंटेन कर सके, है ना, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ गए, है ना। और जो आपका ये यूरिन है, ये सब ताम झाम करने के बाद जो आपका फाइनली यूरिन निकला वो आपका 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड होगा दैट इनिशियल फिल्ट्रेट। जो भी आपका इनिशियल फिल्ट्रेट यहाँ पे आया है और जो आपका यूरिन यहाँ पे आया है, इनमें बहुत फर्क होगा। कैसे, जो आपका यूरिन है ये 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा इनिशियल फिल्ट्रेट से। और इसका कोई रीजन पूछ रहे तो उसको रीजन बता देना, रीएब्जॉर्प्शन फॉर हेनरी लूप, हेनरी लूप में जो आपका रीएब्जॉर्प्शन हुआ, एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये दोनों आपका रीजन है 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का, ठीक है। एंड NaCl और यूरिया क्या काम करता है वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट कोर्टेक्स का 300, इनर मेडुला का 1200। क्यों कॉज होता है ये, NaCl और यूरिया से। कहाँ पे कॉज होता है ये, आपका इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और किसके थ्रू कॉज होता है ये, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनरी लूप एंड वासा रेक्टा, ठीक है। तो NaCl, यूरिया, हेनरी लूप एंड वासा रेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रख लेना। चलिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म में ऐसा ही था, बहुत ही सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का क्या रेगुलेशन है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे ये GFR घटा हुआ रहेगा हमारे पास, जो आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो आपका घटा हुआ रहेगा, हमें उसको बढ़ाना है। और किसी जगह आपका ये बढ़ा हुआ रहेगा, उसको हमें घटाना है। जैसे कि आपका पहले हम लोग देख लेते हैं घटा हुआ GFR को बढ़ाएंगे कैसे। तो इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय हाइपोथैलेमस और बाय JGA, है ना, ग्लोमेरुलस एपरेटस, इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथैलेमस के थ्रू देखते हैं। तो जैसे देखो हमारे पास यदि ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर या GFR ये सभी आपके यदि हमारे पास घटे हुए हैं तो ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को। देन हाइपोथैलेमस रिलीज कर देगा ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं, है ना। कहाँ से रिलीज करेगा ये, फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। हाइपोथैलेमस फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस रिलीज ADH हार्मोन, है ना। और ये ADH हार्मोन जो है ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो ये 2 काम करता है, एक आपका ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो ये ब्लड वेसल्स है, इसको बहुत देर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करते जाएगा, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका जो GFR है वो भी बढ़ जाएगा। और ये क्या काम करेगा, ये आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा बाय DCT और कलेक्टिंग डक्ट, है ना। ADH जो है ये आपका वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है बाय DCT, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड बाय कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। एंड इन्हीं दोनों चीजों को DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट हम लोग लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो इनिशियल पार्ट्स क्या क्या हो जाएगा, इनिशियल पार्ट जैसे आपका ये है PCT वगैरह, हेनरी लूप वगैरह। और लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल क्या है, बाद वाले पार्ट क्या है, जैसे आपका ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट से आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, जिसके कारण से आपका डायूरेसिस को प्रिवेंट कर सकता है। डायूरेसिस क्या होता है, डायूरेसिस होता है आपका एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, है ना। यानी कि हमारी यूरिनेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है ना, जो कि अच्छा नहीं है, हमें तो वाटर को कंजर्व करके रखना है। तो यही यहाँ पे ये काम कराएगा ADH, वाटर कंजर्वेशन का काम कराएगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का काम कराएगा थ्रू DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। देयरफॉर ये डायूरेसिस को प्रिवेंट कर देगा, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के ब्लड प्रेशर बढ़ा के GFR को ये इंक्रीज करा देगा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि आपका ये ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेशर मान लो बढ़ गया, है ना। पहले क्या था, ये घटा था, अब ये क्या हुआ कि ये बढ़ गया, है ना, ठीक ठाक हो गया ये। तो क्या अब हमें ADH की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अब हम चाहते हैं कि ADH अब अपने काम पे लग जाए, अब ठीक हो जाए, कम हो जाए ADH, तो अब हम ADH को स्विच ऑफ करना चाहते हैं। तो जैसे देखो कि ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो अब ये क्या काम करेगा, ये आपका स्विच ऑफ कर देगा ऑस्मो रिसेप्टर को, है ना, अपने आप करेगा, हमें कुछ नहीं कराना है। तो ये जो है ये सिग्नल भेजेगा जिससे स्विच ऑफ हो जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर्स, और ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ होने के बाद आपका जो ADH है वो कम हो जाएगा। एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, है ना। यानी कि अब हमारे पास सब कुछ ठीक हो गया है, अब ADH निकलना, जो आपका ADH बढ़ गया था उसको अब कम करा दो, है ना। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो किसी केस में हमारे पास ADH बहुत कम हो गया, है ना, ADH बहुत कम हो गया, तो उससे हम लोग का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। रीएब्जॉर्प्शन ADH के कारण ही तो हो रहा है, तो ADH कम हो जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, जिसके कारण से डायूरेसिस बढ़ जाएगा। और डायूरेसिस को हम लोग पॉलीयूरिया बोलते हैं, है ना। डायूरेसिस बोल दीजिए, पॉलीयूरिया बोल दीजिए, यानी कि एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिनेशन हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा हमें यूरिनेशन होने लगेगा, बहुत ज्यादा हमारा वाटर थ्रू यूरिनेशन निकलते जाएगा। एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस, ठीक है। ये हमारा एक डिजीज होता है डायबिटीज इंसिपिडिस, ठीक है, जो डायूरेसिस या पॉलीयूरिया के कारण कॉज होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गएंगे। और एक चीज याद रखना, जो ADH है वो यूरिन के इनवर्सल प्रोपोर्शनल होता है, ADH इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू यूरिनेशन, है ना। यानी कि जितना ज्यादा ADH होगा उतना ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा, देयरफॉर उतना ही कम यूरिनेशन करवाएगा वो। और जितना कम ADH होगा, जैसे यहाँ पे देखो ADH बहुत कम है, ADH बहुत कम है तो यूरिनेशन बहुत ज्यादा होगा, है ना। एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, बहुत ज्यादा हमें यूरिनेशन होने लगेगा और हमारा वाटर निकलने लगेगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे आपका समर है
है ना। समर के टाइम पे हमारा यूरिनेशन कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? देखो समर के टाइम पे हमें वाटर का कंजर्वेशन कराना है, एडीएच जो है वो बढ़ जाता है, एडीएच बढ़ जाता है तो देयरफॉर यूरिनेशन हमारा कम हो जाएगा। और कोल्ड के टाइम पे हमें ज़्यादा यूरिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा एडीएच जो है वो घट जाता है, एडीएच घट जाएगा तो यूरिनेशन हमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। रिलेशन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कई बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, एडीएच और यूरिनेशन का रिलेशन, तो कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एडीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूरिन। ठीक है, चलो बात करते हैं अभी जेजीए की, यानी कि ग्लोमेरुलस एपरेटस का। तो ये भी घटा हुआ जीएफआर को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यदि ब्लड प्रेशर या जीएफआर घटा हुआ है तो वो एक्टिवेट कर देगा जेजी सेल्स को, है ना। जेजी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा जो कि आपका रिलीज करेगा रेनिन, है ना। इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या हम लोग इसे बोल सकते हैं रास। देखो रास का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये जैसे हम लोग बोल सकते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जेजी सेल रिलीज करेगा रेनिन, रेनिन आपका कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को आपका एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को ही आपका एसीई यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, याद रखना जो रेनिन है ये किडनी से रिलीज होता है, और ये एसीई है ये आपका लंग्स से रिलीज होता है। ठीक है, ये आपको याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, जेजी सेल रिलीज करेगा रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 को फिर ये एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो आपका पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी कि ये भी आपका वेसल को कंस्ट्रिक्ट कराएगा, है ना, यानी कि ब्लड वेसल्स का कंस्ट्रिक्शन कराएगा, जिसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, देयरफॉर आपका जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी बढ़ जाएगा। और क्या कराएगा ये आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स को मजबूर करेगा रिलीज करने में एल्डोस्टेरोन को। ठीक है, जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है ये स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, है ना। एल्डोस्टेरोन जो है वो देन सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा देगा फ्रॉम डीसीटी। ठीक है, डीसीटी से आपका सोडियम आयन और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है आपका एल्डोस्टेरोन, है ना। और जैसे ही आपका रीएब्जॉर्प्शन करा देगा वाटर का, देयरफॉर आपका यहाँ से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आपका जीएफआर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो घटा हुआ जीएफआर को दोनों जगह हमने कैसे बढ़ाना है वो चीज़ देख लिया। चलिए नेक्स्ट है बाय हार्ट। हार्ट जो है ये आपका बढ़ा हुआ जीएफआर को घटा देता है ना। और इसमें आपका जो रास है उसका इनिबिशन होता है ना। रास यदि हाइपर एक्टिव हो जाए, देखो रास हमने देखा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, तो यदि रास हाइपर एक्टिव हो जाए तो क्या काम करेगा? जीएफआर को बहुत बढ़ा देगा, यानी कि ब्लड प्रेशर को, ब्लड फ्लो को बहुत बढ़ा देगा। तो देयरफॉर रास यदि हाइपर एक्टिव हो गया तो इंक्रीज कर देगा ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ हार्ट। ठीक है, ब्लड फ्लो को काफी इंक्रीज कर देगा टू द एट्रिया ऑफ हार्ट में, जिसके कारण से जो एट्रियल वॉल है इसको यहाँ पे गेम में आना पड़ेगा। जो एट्रियल वॉल है वो फिर आपका एएनएफ रिलीज करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी नेट्रोटिक फैक्टर। ठीक है, जो कि आपका एक वैसो डायलेटर है ना, यानी कि जो वेसल्स है उसको डायलेट करेगा, देयरफॉर ब्लड प्रेशर को घटाएगा, है ना। जो आपका वैसो डायलेटर है एएनएफ, ये आपका डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करेगा। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के कारण आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग एएनएफ मैकेनिज्म जो यहाँ पे चला आपका एएनएफ मैकेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक्ट एज चेक ऑन रास, है ना, यानी कि रास को ये इनहिबिट कर देता है। जो ये रास आपका हाइपर एक्टिव हो गया था इसको ये आपका इनहिबिट कर देगा, बढ़ा हुआ जीएफआर को घटा देगा। सो एएनएफ मैकेनिज्म चेक ऑन रास, इस चीज को याद रखना। चलिए अब यूरिन की बात करने। तो देखो यूरिन जो हमारा होता है वो होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे। हम लोग एक्चुअल यूरिन को यहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे, क्योंकि 99% तो रीअब्सॉर्ब हो रहा है। सो 1 to 1.5 लीटर एक्सक्रीटेड पर डे, जिसमें कि आपका 25 से लेकर 30 ग्राम तक यूरिया होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कितना आपका यूरिया आपका डेली एक्सक्रीट करते हैं हम लोग, तो वो हो जाएगा आपका 25 से 30 ग्राम यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। जो यूरिन है उसका पीएच आपका 6.0 होता है, जो कि कहीं ना कहीं स्लाइटली एसिडिक होगा। ठीक है, 6.0 दैट इज स्लाइटली एसिडिक। जो यूरिन का कलर है वो लाइट येलो कलर का होता है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर या स्मेल होता है ना, यूरिन का स्मेल होता है, जैसा हम लोग जानते हैं। और इसका हेल्प करते हैं हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस में। ऑब्वियसली जैसा कि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई केसेस में हम लोग का यूरिन का टेस्ट लिया जाता है, यूरिन का सैंपल लिया जाता है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूरिनेशन का हेल्प होता है। नाउ दो चीजें हैं, जैसे कि आपका एक ग्लाइकोस यूरिया एंड कीटोन यूरिया। ठीक है, तो ग्लाइकोस यूरिया हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इन यूरिन को। जब आपका यूरिन में ग्लूकोज हो जाता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोज यूरिया बोलते हैं, और जब आपका यूरिन में कीटोन हो जाता है तो उसको हम लोग कीटोन यूरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया को कंबाइंड हम लोग डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ये डिजीज है। ठीक है, तो डायबिटीज मेलाइटस ऑब्वियसली ग्लाइकोज यूरिया एंड कीटोन यूरिया को बोलते हैं, है ना। ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज इन यूरिन एंड कीटोन यूरिया कीटोन इन यूरिन। तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि 25 से 30 ग्राम यूरिया यूरिन में आपका प्रेजेंट होता है। नाउ अब बात करते हैं मिचुएशन। मिचुएशन यानी कि यूरिनेशन। यूरिनेशन कैसे होता है? जैसे ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में आपका यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा, मानते हो कि नहीं? यूरिनरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो कि वॉलेंट्री होता है ना। स्पिंचर जो है ये आपका वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री यानी कि ये हमारे कंट्रोल में होगा,
है ना। तो इमरजेंसी के केस में हम लोग इस यूरिनरी स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, ताकि हमारा उस केस में यूरिनेशन ना हो। ठीक है, हम लोग कई बार ऐसे कंडीशन में होते हैं कि हम लोग यूरिनेशन करने के स्टेट में नहीं होते हैं, तब हम लोग का यहाँ पे ये वॉलंटरी स्पिंचर गेम में आता है ना। उस केस में हम लोग ये स्मूथ मसल को डायलेट करते हैं और स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूरिनेशन ना हो। और जब हमें यूरिनेशन कराना है तो इस स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पिंचर को डायलेट करते हैं ताकि यहाँ से यूरिनेशन आराम से हो सके। ठीक है, तो यही होता है बेसिक यूरिनेशन का प्रोसेस, यूरिनेशन का मैकेनिज्म। अब देखो स्मूथ मसल जो है यूरिनरी ब्लैडर में है, एंड यूरिनरी ब्लैडर में एक और चीज होता है बॉल्स में इनका, ये होता है आपका स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, और यही आपका जो ये स्मूथ मसल है इसको स्ट्रेच करने में काम आएगा। जो आपका स्ट्रेच रिसेप्टर है ये आपका सिग्नल भेजता है सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेजेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, एएनएस और एसएनएस को। देखो जो एएनएस है वो काम करता है आपका स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर का, जो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर का आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कराएगा एएनएस, और एसएनएस काम कराएगा आपका यूरेथ्रल स्पिंचर को। ठीक है, यूरेथ्रल स्पिंचर का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन आपका एसएनएस कराता है। तो अब यहाँ पे देखो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर, जैसा कि मैंने बताया, स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा और यूरेथ्रल स्पिंचर का रिलैक्सेशन होगा, है ना। जो आपका ब्लैडर है स्मूथ मसल, इसका आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा और स्पिंचर का आपका रिलैक्सेशन होगा, देयरफॉर आराम से आपका यूरिनेशन हो जाएगा, और इसी को हम लोग मिचुएशन बोलते हैं। और यदि स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, और स्पिंचर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि हम लोग किसी इमरजेंसी केस में फंसे हुए हैं, हम लोग का अभी स्टेट नहीं है यूरिनेशन करने का, देयरफॉर इस केस में हमारा यूरिनेशन जो है स्टॉप हो जाएगा। यानी कि स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन और स्पिंचर का कॉन्ट्रैक्शन यूरिनेशन को स्टॉप करता है, और स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्पिंचर का रिलैक्सेशन मिचुएशन यानी यूरिनेशन को कराता है। ठीक है, तो आप लोग क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस चीज को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। किडनी से तो हमारा एक्सक्रीशन होता ही है, लेकिन उसके अलावा क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो देख लेते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास लंग्स, स्किन, लिवर और सलाइवा। ठीक है, स्किन में स्वेट ग्लैंड और सेबेस्कस ग्लैंड आ जाते हैं। तो जो लंग्स है वो आपका रिमूव करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका लंग्स रिमूव करता है, जो कि आपका 200 मिलीलीटर पर मिनट, है ना। रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 200 मिलीलीटर पर मिनट। और क्या काम करेगा ये, और रिमूव करेगा वाटर एवरी डे। लंग्स जो है ये CO2 का रिमूवल करता है और वाटर का रिमूवल करता है, और CO2 का कितना, 200 मिलीलीटर पर मिनट। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये सिक्रेट करता है बाइल सब्सटेंस को। ठीक है, बाइल सब्सटेंस जैसे आपका बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स, ये सभी आपके बाइल सब्सटेंस है जो कि लिवर सिक्रेट करता है। एंड जो ये आपके सब्सटेंस है ये आपके एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट। दीज आर पास्ड आउट या दीज आर एलिमिनेटेड विथ डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी डाइजेस्टिव वेस्ट इजेशन के थ्रू ये सभी बाहर चले जाता है ना। स्किन की बात करें तो स्किन में स्वेट ग्लैंड और सेबेस्कस ग्लैंड होते हैं। जो स्वेट ग्लैंड है ऑब्वियसली वो स्वेट प्रोड्यूस करेगा। देखो स्वेट यानी पसीना, इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कूलिंग इफेक्ट, यानी कि ये हमें ठंडक पहुंचाने का काम करता है, बट ये कुछ एलिमिनेशन भी कराता है, और एलिमिनेशन उसी चीज का कराएगा जो ये कंटेन करता है। स्वेट के अंदर कंटेन होते हैं NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया। देखो NaCl के कारण जो स्वेट का टेस्ट है वो थोड़ा नमकीन टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्वेट में कंटेन होते हैं NaCl, लैक्टिक एसिड और यूरिया। यूरिया स्मॉल अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इसमें होता है, और इसी का ये एलिमिनेशन कराएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो स्वेट है वो आपका कूलिंग इफेक्ट तो करेगा ही, लेकिन एलिमिनेशन भी कराएगा NaCl, लैक्टिक एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया का। सेबेस्कस ग्लैंड की बात करें तो ये आपका एलिमिनेट कराएगा स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस का। कैसे कराएगा, थ्रू सीबम। ठीक है, और यही जो है इसी का एलिमिनेशन के कारण आपका एक प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग आपका प्रोड्यूस होता है स्किन पे। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग थ्रू स्किन। याद रखना, जो एलिमिनेट कराएगा वो होंगे आपके स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस और थ्रू सीबम। ठीक है, इस चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है आपका सलाइवा। देखो सलाइवा जो है वो भी आपका एलिमिनेट करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ज्यादा नहीं बट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपका सलाइवा भी एलिमिनेट करने को कैपेबल है। ठीक है, तो ये था आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट यार एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले यूरेमिया। तो जो यूरेमिया है वो आपका कॉज करता है किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। ठीक है, यूरेमिया ही आपका कॉज करता है किडनी या रीनल फेलियर को। यूरेमिया होता क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। जब ब्लड में यूरिया का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो यूरेमिया हो जाता है। ठीक है, यूरेमिया उस कंडीशन को कहते हैं। यूरेमिया का ट्रीटमेंट यार देखो, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो डायरेक्ट वही है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा दो, क्योंकि ये जो यूरेमिया है माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी का कारण होता है। जब किडनी सही से काम नहीं कर रहा होता उसी कारण ये यूरेमिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका यदि परमानेंट ट्रीटमेंट मेरे से पूछोगे तो वही है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन। पर इसका एक टेम्पररी ट्रीटमेंट भी है, दैट इज हीमोडायलिसिस, है ना। टेम्पररी ट्रीटमेंट है ये। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, हीमोडायलिसिस में इस तरीके का डायलाइजिंग यूनिट लेते हैं, एंड इसी डायलाइजिंग यूनिट को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। इस डायलाइजिंग यूनिट में सेलोफेन ट्यूब होता है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये सेलोफेन ट्यूब है, और डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। देखो
सेलोफियन ट्यूब और डायलाइजिंग फ्लूइड तो है ही। अब ये काम क्या करता है, अब ये जो है कन्वीनियंट आर्टरी, ये जिसको हम लोग रेडियल आर्टरी बोल देते हैं, पर एनसीईआरटी में आपका कन्वीनियंट आर्टरी लिखा हुआ है तो वही लो। तो ये जो आर्टरी है ये आपका ब्लड को लेके आता है, ठीक है, ये आपका ब्लड को लेकर आता है और ये आपका डायलाइजिंग यूनिट में डाल देता है ना, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। ऐसे नहीं डालता है आपका, ये इसमें एंटीकोगुलेंट ऐड करता है जो कि आपका हेपेरिन है, ताकि आपका जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकल रहा है तो आपका वो कोगुलेट ना करे। इसी वजह से हम लोग इसमें एंटीकोगुलेंट डाल देते हैं जिसका नाम है हेपेरिन, ठीक है। तो इसको डालने के बाद, हेपेरिन को डालने के बाद ये आपका इसमें डायलाइजिंग यूनिट में गया है ना, जिसमें आपका ये सेलोफियन ट्यूब है। सेलोफियन ट्यूब जो है ये आपका कॉइल्ड होता है, देखो इस तरीके से कॉइल्ड है, और ये पोरस होता है, यानी कि इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर यहाँ से ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बाहर निकलेगा। और इसके आजू बाजू होते हैं आपके डायलाइजिंग फ्लूइड। किसके आजू बाजू? आपके सेलोफियन ट्यूब के सराउंड कर रहे होते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड जो है ये बिल्कुल आइसोटोनिक होते हैं विद ब्लड प्लाज्मा, यानी कि इसमें भी वही चीजें होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा में होती है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बट इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि इस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट तो है ही नहीं। तो देयरफॉर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया कि नहीं, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है, यहाँ पे नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ से यहाँ जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी कारण इसका जो ब्लड है उसका सफाया होगा। वही चीज़ है यहाँ पे। सिंस नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है, देयरफॉर ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ नाइट्रोजनस वेस्ट का, हायर किस में होगा, ये इसमें ब्लड में, और लोअर होगा, लोअर क्या मतलब है ही नहीं, एब्सेंट होगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, सो देयरफॉर नाइट्रोजनस वेस्ट पासेस फ्रॉम ब्लड टू डायलाइजिंग फ्लूइड, है ना, ब्लड से ये डायलाइजिंग फ्लूइड में पासेस होगा, जिसके कारण से क्लियरिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, है ना। तो ये चीज कॉन्सेप्ट होता है आपका आर्टिफिशियल किडनी का, ये जिसको हम लोग डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं। अब देखो जो क्लियर ब्लड है वो जैसे आपका बाहर निकलेगा, इसमें हम लोग एंटी हिपेरिन डाल देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हिपेरिन डाला था, अब हम लोग इसमें एंटी हिपेरिन भी डाल देंगे क्लियर्ड ब्लड में, ठीक है। और इसके बाद ये जो ब्लड है फिर यहाँ से वेन से हम लोग वापस में बॉडी में डाल देंगे। तो ये था हमारा जो आपका हीमोडायलिसिस है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि आपका मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपका वही यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना, इसी के कारण से आपका नाइट्रोजनस वेस्ट पास हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो परमानेंट ट्रीटमेंट है इसका यूरेमिया का, किडनी फेलियर का, वो आपका है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आपको किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना ही पड़ेगा, ठीक है, यही परमानेंट ट्रीटमेंट है। और जो ट्रांसप्लांटेशन करा रहे, तो जिस डोनर से हम लोग किडनी ले रहे हैं वो डोनर जो है मस्ट बी क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज ऑर्गन रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारा ऑर्गन रिजेक्शन ना कर दे, इसी वजह से जो डोनर है वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा यूरेमिया। नेक्स्ट है रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, स्टोन इन किडनी या इनसोल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, ठीक है, किडनी में स्टोन हो जाना या इनसोल्युबल मास का प्रेजेंट होना क्रिस्टलाइज सॉल्ट का किडनी में, ठीक है। और क्रिस्टलाइज सॉल्ट क्या है, जैसे ऑक्सलेट है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह हो गया ना, ये सभी आपका ये प्रेजेंट होगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, याद रखना रीनल कैल्कुलाई ऑक्सलेट। नाउ नेक्स्ट है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। देखो ये जो आइटिस है, आइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लेमेशन, और यहाँ पे ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन और यहाँ पे ग्लोमेरुलर, तो नाम से ही सब कुछ क्लियर हो गया कि इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस, वही चीज है, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी, खत्म, सिंपल सी चीज है। जहां भी आपको आइटिस दिखे ना, समझ आना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलस। तो ये चीज था आपका एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर। ऑलराइट गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैप्टर के नोट्स मेरे भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत मेहनत लगी थी यार इस चैप्टर को बनाने में, इसके नोट्स बनाने में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। यार वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।